हेलो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम। जो लोग 2004 के बाद रेगुलर सर्विस में ज्वाइन किए हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो, वो सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स एनपीएस के जरिए हेलो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। जो एनपीएस होता है वो क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है और ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ है और इससे क्या लाभ मिलेगा और इससे क्या नुकसान होगा, ये सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छी तरह आप बिल्कुल शुरू से आखिर तक देखना और समझना। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कितना लाभ और कितना नुकसान है जो बंदे गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं। तो ये सबसे जानना जरूरी है कि 2004 के बाद जिन लोगों ने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रेगुलर सर्विस ज्वाइन किए, रेगुलर सर्विस नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल, 2004 के बाद जिनका रेगुलर हुआ है वो सारे एनपीएस के अंडर आते हैं, न्यू पेंशन स्कीम के अंडर आते हैं। तो न्यू पेंशन स्कीम क्या है? ये न्यू पेंशन स्कीम के अंडर जो आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने वाला बंदा क्या करेगा, उसका जो मंथली सैलरी है, मान लीजिए आपका सैलरी 50,000 पर मंथ है, तो 50,000 का 10% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। दैट इज कहाँ पे ना, आपका रिटायरमेंट अकाउंट, प्राण परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर एक होगा, उसमें आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। वो अपने आप डिपॉजिट हो जाएगा और आपका जितना अमाउंट डिपॉजिट होगा सेम अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में 14% है, आपको 14, आपका सैलरी का 14% आपको डिपॉजिट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और द सेम 14% अमाउंट द गवर्नमेंट विल डिपॉजिट फ्रॉम हिज और फ्रॉम इट्स अकाउंट। नो, अगर स्टेट गवर्नमेंट जब आप करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जब में क्या होगा, आपका जितना सैलरी है उसका 10% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर महीने। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, सेम 10% वो भी डिपॉजिट करेगा आपका प्राण में, दैट इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। आप याद रखिए। सो ये जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, ये जब आपका सर्विस में आप ज्वाइन करें रेगुलर सर्विस में, तो आपका खुल जाएगा, एक अकाउंट नंबर खुलेगा। वो अकाउंट नंबर जो होता है उसका जो रिकॉर्ड्स है उसको कीपिंग करता है कौन सा, एनएसडीएल, एक एनएसडीएल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। सो एनएसडीएल में आपका वो डॉक्यूमेंट सारा रहेगा। समझ गए आप? तो एनपीएस में क्या होता है, जो आप मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में आप 14% देते हैं, अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट 14% भी हर महीने में डालता है। आपका सैलरी जैसे ही बढ़ता जाएगा, आपका 14% का अमाउंट भी वैसे ही बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही जिस दिन आपको 60 साल हो जाएगा, यानी आप रिटायरमेंट लोगे, ठीक उसी दिन आपका क्या होगा, आपका जितना डिपॉजिट हुआ होगा मनी किस में ना, प्राण अकाउंट में, आपका और गवर्नमेंट का मिल के कंट्रीब्यूशन होगा, उसका क्या होगा, 60% आपको तुरंत मिल जाएगा पैसा। मान लीजिए आपका 20 लाख आपका डिपॉजिट हो गया एट द एज ऑफ 60, या जब आप रिटायर करोगे तो 60% का आपका जितना डिपॉजिट हुआ उसका 60%, यानी अगर 20 लाख है तो आपको 12 लाख तुरंत तो दे देंगे, गवर्नमेंट दे देगा। यानी जो आपका प्राण अकाउंट से आप 60% ले आएंगे, आप अपना खर्च कर लेना। और उसके बाद जो 40% बचेगा, वो 40% पे ही आपको क्या मिलेगा ना, पेंशन मिलेगा। 40% यू हैव टू इन्वेस्ट, आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा एक बैंक में। और वो जो बैंक है, करीब 25-26 बैंक है जो गवर्नमेंट उनको डेजिग्नेट किया हुआ है, जिस बैंक का आपको लगेगा इस बैंक का इंटरेस्ट ज़्यादा है, एक एन्युइटी आपको परचेज करना पड़ेगा। एन्युइटी मीन्स पर एनम कितना वो देंगे इंटरेस्ट। मान लीजिए आपका 8 लाख रह गया, तो 8 लाख आपने डिपॉजिट करना है। मान ली कोई बैंक बोला कि मैं 6% आपको दूंगा, तो 6% हो गया तो कितना हो गया, 848। तो पर ईयर आपको 48,000 उसने क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो 48,000 अगर 48,000 देता है तो महीने का क्या हो गया, 4,000। 48,000 डिवाइड बाई 12 इक्वल 4,000, आपको हर महीने का 4,000 पेंशन मिलेगी। समझ गए बंधु? उसके समझ गए दोस्त? उसके बाद फिर क्या है ना, आपको एक ग्रेच्युइटी मिलता है।
ग्रेचुइटी अगर स्टेट गवर्नमेंट में है तो स्टेट में आपको 16%, ये वैरी करता है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, तो आपको एक ग्रेचुइटी मिलता है। अगर लास्ट आखिरी महीने का आपका सैलरी जितना होगा, अगर 16 महीने का देता है या 18 महीने का देता है, तो आपको 16 में गुना कर मल्टीप्लाई करके जितना होगा वो अमाउंट भी आपको सरकार तुरंत ही दे देगा आपका रिटायरमेंट के बाद। तो वो आपको एक एडेड एडवांटेजेस मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, और एक जो इसका एक खासियत है, जब तक आपका वो पैसा उस बैंक में आप रखें जिसका एन्युटी आप लेते हैं या हर महीने का पेंशन लेते हैं, वो जब तक आपका पैसा उसमें है, मान लीजिए आप सर्विस करते हैं, आपका डेथ हो गया, तो आप जिसको नॉमिनी किए थे वो यानी आपका वाइफ हो तो उसको मिलेगा। जब आपका वाइफ का डेथ हो जाएगा, वो जिसको नॉमिनी किए होंगे वो भी उसको भी मिलेगा पेंशन। यानी ये पेंशन थ्रू आउट जब तक आप उसमें पैसा डालें रखें उस बैंक में, आपको अकॉर्डिंग टू एन्युटी जितना आपको मिलना चाहिए वो हर महीने आपको क्या मिलेगा ना, पेंशन मिल जाएगा। यानी द अमाउंट विच यू डिपॉजिटेड इन द बैंक दैट इज ए कांस्टेंट एंड ओनली द इंटरेस्ट यू विल हैव टू गेट इन द फॉर्म ऑफ पेंशन दैट इज नोन एज एन्युटी। आप ये समझ लेना बिल्कुल जरूरी है। तो ये इसमें एक बेनिफिट है, ये क्या होता है जो पेंशन न्यू पेंशन स्कीम में होता है, ये न्यू पेंशन स्कीम तुरंत ही खत्म नहीं होती, यानी आपके और आपके नॉमिनी यानी आपका वाइफ हो या आपका हस्बैंड के डेथ के बाद खत्म नहीं हो जाता है। ये जब तक आपका पैसा उसमें बैंक में है तब तक आपको मिलेगा पर मंथ, लेकिन बहुत कम मिलता है। और इसमें क्या मिलता है ना, आपको 60% आपका डिपॉजिट तुरंत ही मिल जाता है और जो ग्रेचुइटी वो भी मिलता है 16 मंथ का या 18 मंथ्स का मिल जाता है। और फिर क्या होता है, अभी गवर्नमेंट ने भी और एक बात बता दिया है और एक काम कर दिया है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है अगर आप चाहते हैं तो 3 साल के बाद डिपॉजिट करने के बाद आप क्या करेंगे, आपका 25% मोर देन 25% आप किसी ज़रूरत काम से उठा सकते हैं, आप विथड्रॉ कर सकते हैं। जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है अपने तरफ से, ना कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन से, आप ला सकते हैं। अगर इमरजेंसी काम हो तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन देके ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ डिटेल्स में रिटायर्ड टीचर, एक टीचर का मैं एग्जाम्पल ले रखा हूँ जो ग्रुप सी का जॉब है। उनका जो सैलरी है 18,000 जो हमारा पे मैट्रिक के में कमीशन में आता है उसमें जो ये है, और उसका जो स्टेट गवर्नमेंट का, ऐसे तो अलग स्टेट में भी बहुत है, यानी 42,000 भी है। मैं एक जो ग्रुप सी का सबसे निचला हिस्सा का बता रहा हूँ। उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2005 जनवरी में था। उनका डेट ऑफ रेगुलर 11 जनवरी को हो गया, 22 जनवरी 2011 को हुआ, क्योंकि 6 साल उनको कॉन्ट्रेक्चुअल में रहना था। उसके बाद रेगुलर हुआ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स नॉर्म्स एंड पॉलिसीज। और उनका जो ये था क्या था, डेट ऑफ बर्थ था 1961 फरवरी। तो उनका डेट ऑफ सुपरनेशन में रिटायरमेंट कितना होगा, 28 फरवरी 28 यानी 2021। सो उनका रिटायरमेंट हो गया, यानी उन्होंने सिर्फ 10 साल रेगुलर जॉब किया, उनके बाद रिटायर्ड हो गया। ये तो बहुत कम जॉब की, कम समय जॉब की, तो इनका पेंशन तो और ही कम होगा। अगर किसी बंदा ने 20 साल 30 साल किया तो उनका पेंशन और भी ज़्यादा होगा। तो देखते हैं इनका पेंशन कितना होता है। और एक रियल बात है, इसमें कोई ये नहीं है। तो ये जब बंदे ने रिटायर किए, इनका प्राण का टोटल अमाउंट था कितना, 6,87,000 इनका प्राण का अमाउंट था। तो मैंने जो पहले बताया उसका 60% कितना हो गया, 4,13,000, और 40% हो गया 2,70,000, दैट इज पेंशन अमाउंट। आप समझ गए। तो ये जो 4,13,000 ये आपको, उनको तो तुरंत मिल गया, गवर्नमेंट दे दिया, प्राण अकाउंट से उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। और ये जो 2,75,000 उनका पेंशन अमाउंट है, उन्होंने जब रिटायर किया तो इनको हर बैंक ने फ़ोन किया, नहीं हमारा भी इंटरेस्ट ज़्यादा है, हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है। जो बता रहा था वो 26-25 डेजिग्नेटेड बैंक है। तो इन्होंने देखा कि HDFC बैंक का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज 6.12%। तो उन्होंने बोला हम आपसे ही एन्युटी लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 2,75,000 को 6.12% इंटरेस्ट से कहाँ डिपॉजिट कर दिया, तो HDFC बैंक में डिपॉजिट कर दिया। समझ गए आप। तो ये जब डिपॉजिट किया तो इनको कितना मिलेगा, फिर पेंशन कितना मिलेगा, चलते हैं हम देखते हैं हिसाब करके कितना मिलेगा। अगर हम देखते हैं यहाँ 2,75,000 इंटू 6.12%। आप देखिए 16,830 रुपये इनको सालाना वो देगा, बैंक सालाना देगा, डिवाइडिंग 1/2 यानी 12 महीना। तो एक महीना कितना होगा, 1,402 रुपया 50 पैसा इनको, यानी पेंशन अमाउंट कितना मिलेगा, 1,402 रुपया सिर्फ इनको पेंशन मिलेगा। आप समझ गए।
तो ये कितना कम अमाउंट है अभी का ज़माने में। कैसे बंदा चलेगा, अपना घर कैसे चलाएगा, आप समझ लीजिए। अगर उस ये जो 4,13,000 भी इन्वेस्ट करता है तो भी कितना होगा, अगर ये इसका करीब आधा 60 है 40 है तो आधा से ज़्यादा ये आधा से ज़्यादा ना। तो अगर ये होता है 1400 रुपया तो कितना हो जाएगा, 1400 दूना 28, 3000 करीब होगा। या अगर हम जोड़ते हैं दोनों मिला के, मान लीजिए उन्होंने क्या किया, ये 2,75,000, ये 4,13,000 भी उठाया नहीं और उसको दूसरे बैंक में डाल दिया, वही 6.13% से। देखते हैं अभी उसका कितना इंटरेस्ट होगा वो लाएगा। अभी अगर हम देखते हैं दूसरा इंटरेस्ट कैसे लाएगा, अभी देखिए तो टोटल कितना 6,87,000 है ना। सो 6,87,000 इंटू 1-2% तो कितना हो गया 82,440 डिवाइड बाई 12, यानी इनको महीने का कितना आ जाएगा 6,870 रुपया। सर अगर इन्होंने सारा पैसा बैंक में डाला, सिर्फ इनको मिलेगा 6,870 रुपया पेंशन इनको मिलेगा। तो ये कितना कम है। और उसके बावजूद इनके पास क्या है, जो ग्रेचुइटी 16 महीने का है। मान लीजिए इनका जो रिटायर किया उनका 30,000 था, तो 16 का 16 थे 48, 4,80,000, तो 4,80,000 का कितना हो जाएगा, वही करीब करीब अभी जोड़ देते हैं, अभी देखते हैं कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट है। अगर सारे इन्वेस्ट कर लेते हैं तो पेंशन कितना आएगा, अभी देखते हैं। तो ये भी कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो ये हो गया कितना 6,87,000 प्लस अगर लास्ट महीने आखिर महीने का उनको मिल रहा था 30,000, तो 16 महीने का अगर उनको मिला है 4,80,000, तो हम जोड़ेंगे 4,80,000, ठीक है। तो 4,80,000 तो कितना हो गया 11,67,000। तो इसका अगर हम इंटरेस्ट करेंगे 6.12% के हिसाब से तो ये कितना हो गया 71,420 रुपया डिवाइडेड 12 कितना हो गया, तो महीने का इनको 5,951 रुपया, यानी करीब करीब इनका सैलरी पेंशन अमाउंट हो गया 6,000 रुपया। आप सोच लीजिए अभी दोस्तों। तो अगर ये सारे पैसा इन्वेस्ट करते हैं बैंक में 6.12% के हिसाब से, तो इनका महीने का होता है जो इसका पेंशन अमाउंट होता है, तो सिर्फ 6,000 रुपया होता है। तो आप सोच लीजिए ये कितना दुखद बात है कि जब रिटायर करेगा बंदा तो कैसे चलेगा, अपना घर चलाएगा। तो एनपीएस में ये सबसे बड़ा कमजोरी है, इसको सभी समझना चाहिए। और इससे उभरने के लिए आपको पहले से, जैसे ही आप जॉब करते हैं तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन ए बेटर वे द अमाउंट। आपको कहीं म्यूचुअल फंड में हो या कहीं आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आपका घर सही से चल सके, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।